स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली कक्षा में चर्चा किया गया था जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन के बारे में, आज हम जानेंगे जनसंख्या के गुण या विशेषताओं के बारे में। तो पहले देखेंगे कि जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें से जो पहली विशेषता है वह है आयु संरचना। किसी भी देश की जनसंख्या में आयु संरचना का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं बच्चे, यानी कि 0 से 5 वर्ष की उम्र के लोगों को, यानी कि 15 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आते हैं वयस्क जो 15 से 59 वर्ष की उम्र के मध्य के बच्चों को जो है 15 से 59 के बीच के लोगों को वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। और 59 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को हम लोग रखते हैं वृद्ध की कैटेगरी में, यानी कि वृद्ध की श्रेणी में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 15 वर्ष से नीचे के लोग हैं उनको आधिकारिक रूप से ऐसा माना जाता है कि वो उत्पादन की किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हैं। और साथ ही साथ में जो 59 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग हैं आधिकारिक रूप से कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते हैं, क्योंकि वो नौकरी या पेशा जो भी कर रहे हैं उससे जो है रिटायर माने जाते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या जो मानी जाती है किसी देश की, वो मानी जाती है वयस्कों की संख्या, यानी कि जो भी उत्पादन गतिविधियां हैं उसमें कार्य करने वाले लोग जो है वो वयस्क हो जाएंगे। तो अब ये जो बच्चों वाली संख्या है और वृद्ध वाली संख्या है उसको माना जाता है कि वो निर्भर करते हैं वयस्कों पर, क्योंकि वृद्ध की विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, वो काम वयस्क व्यक्ति करेगा, और बच्चों को भी विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, वो भी काम जो है वयस्क करेगा। तो किसी देश में जो है अगर वयस्कों की संख्या अगर अधिक है तो वो देश माना जाता है कि वहाँ पे जो है उत्पादन कार्य जो है आसानी से हो पाएगा। और यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कुल जनसंख्या के जो भारत की 2011 की जनगणना है यह बताती है कि वयस्कों का जो प्रतिशत है 58.7% है, और बच्चों का जो प्रतिशत है वो 34.4 है, और वृद्धजनों का प्रतिशत जो है 6.9% है। यानी कि जो है कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, और भविष्य में भी जो है जो युवा हैं उनको अगर अच्छा शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो भी जो है अपनी हिस्सेदारी भविष्य में सुनिश्चित करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात जो है एक विशिष्ट गुण है जनसंख्या का। तो लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है? तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में देखेंगे कि 1000 अगर पुरुष हैं उस पर महिलाओं की जो संख्या है उसको क्या कहा जाएगा? लिंगानुपात कहा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के बारे में, और देखते हैं कि जो है विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात और भारत में लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में जो लिंगानुपात है, यानी कि भारत में जो औसत रूप से 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है वह 2011 की जनगणना में 943 है, और 1951 की जनगणना में देखेंगे तो 946 थी। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो 946 थी, और अब 2011 की जनगणना बताती है कि 943 है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 1951 से भी कम पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है। अब हम कुछ राज्यों की बात करते हैं जहाँ पे जनसंख्या में लिंगानुपात कितना है। तो सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं जो है केरल में हैं। पुडुचेरी में जो है 1038 है, मणिपुर में 997, तमिलनाडु 995 और आंध्र प्रदेश में 992। और सबसे कम लिंगानुपात वाले क्षेत्रों की बात किया जाए तो उसमें जो है दमन और दीव 618 आता है, और उसके बाद आता है दादर व नागर हवेली 775। अगर हम राज्यों की बात करें, ये क्योंकि ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो होगा आपका हरियाणा में जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या वो 877 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता दर पे। तो साक्षरता दर भी किसी देश की जनसंख्या का एक विशिष्ट गुण है। अगर किसी देश में साक्षर लोगों की संख्या अगर अधिक होती है तो ऐसा माना जाता है कि वह देश जो है विकास की ओर अग्रसर है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर
जो सरकार की जो परिभाषा है वो कहती है कि अगर कोई 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है और वो अपनी भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो वह व्यक्ति जो है साक्षर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो है 73%। और बात किया जाए पुरुषों का जो है प्रतिशत जो है 80.9 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और स्त्रियों का जो प्रतिशत है साक्षरता का वो 64.6 है। यानी कि 100 स्त्रियों में से मात्र जो है 64.6 स्त्रियाँ ही पढ़ी लिखी हैं और 100 पुरुषों में 80.9 पुरुष ही पढ़े लिखे माने गए। यानी वो पढ़ना लिखना, अपनी भाषा को और समझना जानते हैं। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है, वो है 67.7%। और जब बात की जाती है पुरुषों की जो प्रतिशत है वो है 77.3% और महिलाओं का जो है 52.2% है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% है। और जब बात की जाएगी पुरुषों की बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में तो 77.3 हो जाएगी, और स्त्रियों की बात की जाएगी तो 57.2% जो है साक्षरता दर है। अब हम लोग बात करते हैं व्यवसाय के आधार पे गुणवत्ता अगर देखी जाए तो व्यवसाय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जैसा कि हमने एक वीडियो भेजा था आप लोगों को कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आते हैं, भवन निर्माण, पुल निर्माण, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मोबाइल फ़ोन का निर्माण हो गया, चीनी मिल से चीनी उत्पादन हो गया, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, खनन, मछली पालन, वृक्षारोपण, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और तृतीयक क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया था कि परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन आदि आ जाएगा। इसमें जो है कोई उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि सेवा प्रदान किया जाता है। तो जैसे जैसे देश का विकास होगा वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती जाएगी और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की निर्भरता बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया में जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, और हम देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा में सुधार आता है। जीवन प्रत्याशा, औसत जीवन को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में जो औसत जीवन का स्तर था, यानी कि जन के समय जो जीवन की प्रत्याशा थी वो आज़ादी के समय बहुत कम थी, और 1991 में 36.7% थी। कितना थी? 36.7%। और यही जो है आप देखते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जब देखते हो तो 67.9 है। यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है वो अगर औसत रूप से किसी व्यक्ति के जीवित रहने की जो संभावना थी वो 36.7% थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये संख्या 67.9 हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, और प्रति 1000 व्यक्ति पे जीवित लोगों की संख्या जो थी, जो पहले 725 थी, यानी कि 1951 में 1000 में 25 लोग की डेथ होती थी, वो संख्या पहुंच गई 1000 में 7 की। तो जब मृत्यु दर कम होगी तो क्या होगी? जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। और पहले ऐसा देखा गया है कि जन्म लेते समय कई बच्चों का निधन हो जाता था क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के कारण जो है अब जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। किशोर जनसंख्या की बात की जाए तो 10 से 19 वर्ष के लोगों की जो संख्या होती है उसको किशोर जनसंख्या कहते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का अगर आंकड़ा देखा जाए 2011 के अनुसार तो 20% जनसंख्या जो है 10 से 19 के बीच में है, यानी कि ये किशोर हैं। अगर इनको बेहतर शिक्षण दिया जाएगा तो भविष्य में ये देश के विकास में अच्छा योगदान प्रस्तुत करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, यानी कि जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके संबंध में जो है 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, और 2000 में सन 2000 में एक नई जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया और कहा गया कि इनको जो है टीकाकरण किया जाए, लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाई जाए। जैसे कि हाल ही में देखा गया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र जो है 21 वर्ष कर दी गई है। पहले जो है लड़कों की शादी की उम्र 21 थी और लड़कियों की
तो 18 थी, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र अब जो है 21 कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा, इन सब चीज़ों के साथ में यह प्रयास किया गया है कि जो उनको स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनको अच्छा पोषाहार मिल सके और उनको जागरूक किया जाए कि वो गर्भ निरोधक सेवाओं के माध्यम से अधिक बच्चे ना पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे रखें, जिससे जो है जनसंख्या में वृद्धि ना हो और उनको जो है पालन पोषण में और शिक्षा देने में भी आसानी हो। तो ये लक्ष्य रखा गया कि 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिर रहेगी, यानी कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो स्थिर हो जाएगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसी पे स्थिर हो जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया जनसंख्या नियंत्रण नीति के द्वारा, यानी कि गरीबों को ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, बच्चों के जन्म के में अंतर रखा जाए और परिवार कल्याण नियोजन अपनाया जाए। इन सब चीज़ों का प्रयास किया जाए और बच्चों का लड़कियों का बाल विवाह जो है ना किया जाए। ये सब प्रयास जो है किए गए। बस यहीं तक ये चैप्टर है। जय हिंद।